सभी के पास है भाई क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन पेपर है बेटा सभी के पास? बोलो भाई, क्वेश्चन बोलो बेटा। सभी के पास है क्वेश्चन पेपर? बताओ भाई, सभी के पास है क्वेश्चन पेपर? यस बोलो सर। यार, क्वेश्चन नंबर बताओ। क्या मैं बताऊं रैंडमली? बताओ, जोन जोन से हैं क्वेश्चंस, डिस्कस करते हैं। बोलो भाई। सर फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन। यस सर। सभी के पास है बेटा क्वेश्चन पेपर? चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और एफ एक्स कुछ ऐसे दिया हुआ है, एफ टी डी टी। इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसका, डेफिनेट इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से x, और इक्वल टू दिया हुआ है 1 से, सॉरी, x से 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी, और प्लस में दिया हुआ है x की पावर 16/8 प्लस x की पावर 6/3 प्लस a। ठीक है भाई। और बोला है देन वैल्यू ऑफ a बतानी है क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए थे इसमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या समझ में आ रहा है? इसको देखकर एकदम समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। न्यूटन लेबनिज थ्योरम याद आ रही है भाई? न्यूटन लेबनिज थ्योरम याद आ रही है भाई कि दोनों तरफ हम डेरिवेटिव कर दें इंटीग्रेशन को हटाने के लिए भी? ठीक है, बताओ भाई, समझ में आ रहा है या मैं ही बोल रहा हूँ सिर्फ? यस सर। ये तो समझ में आ ही रहा है कि इंटीग्रेशन हटाना ही पड़ेगा, तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाते हैं और क्या करें। तो दोनों तरफ भाई डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो करो, क्या आएगा लेफ्ट साइड पे, बताओ जल्दी से, क्या लिख दूं? लेफ्ट साइड पे क्या लिख देंगे? एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस क्या करते थे, माइनस नीचे वाला एफ जीरो लिखेंगे, लेकिन जीरो का डेरिवेटिव जीरो आएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो ही आएगा, तो छोड़ दो, बस ये आ गया इक्वल टू। मतलब यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे एफ एक्स होगा क्या। और राइट साइड पे बताओ कैसे करेगी। इनका तो हो जाएगा नॉर्मली जैसे डेरिवेटिव करते हो आप। इसका कैसे होगा, टी की जगह लिखोगे 1, 1 का स्क्वायर, एफ लिखोगे 1, लेकिन 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस टी की जगह लिखोगे एक्स, एक्स स्क्वायर, एफ टी की जगह एफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है? बताओ भी किसी को प्रॉब्लम है तो इसमें, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, प्लस प्लस आगे वाला पार्ट बताओ, डेरिवेटिव कैसे करोगे। एक्स की पावर 16 का 16 आगे आएगा, 8 नीचे लिखा है तो 2 हो जाएगा, और 2 एक्स की पावर क्या लिख दूँ, 15। ठीक है, प्लस 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 6 और 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और 2 के साथ क्या आएगा एक्स की और 5, और प्लस ए का क्या होगा अभी डेरिवेटिव, 0, कांस्टेंट है। तो यहाँ से एफ एक्स निकालने की कोशिश करो, एफ एक्स निकल गया यहाँ से, एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू आया हो, ये भाई 0 हो गया, और बचेगा क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर एफ एक्स बचा, प्लस का 2, 2 एक्स की पावर 5 कॉमन ही ले लो, क्या बचेगा, एक्स की पावर 10 प्लस 1, और एफ एक्स एक तरफ ले आओ, एफ एक्स एक तरफ लाकर कॉमन लोगे, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2 एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 10 प्लस 1, और एफ एक्स की अगर वैल्यू निकालें तो फंक्शन आ गया, चलो कितना आ गया एफ एक्स, हमें फंक्शन की वैल्यू पता लग गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब क्या करें, फंक्शन की जो वैल्यू लिखी है उसमें न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या भाई? अगर हम डिवाइड करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स की पावर 10 प्लस 1, इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? कोई बताएगा क्या आएगा?
अगर डिवाइड करते हैं तो, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर डिग्री ज़्यादा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें निकालना क्या था हमें? हमें वैल्यू निकालनी थी भाई, ए की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो एफ एक्स तो आ गया। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? पहले तो एफ एक्स थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स 8 से करना पड़ेगा एक्स 10 लाने के लिए ना। ये ठीक है, ये ठीक है भाई। Yes, sir. फिर क्या करते हैं, आपको पता है कि 1 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स 8 से और नीचे लिख देते हैं यहाँ पर एक्स 8, माइनस माइनस ये कट जाता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स की पावर 8 प्लस 1। फिर माइनस एक्स की पावर 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस एक्स स्क्वायर 6 से करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर 6 आएगा, ये प्लस और ये प्लस, ये कट गया। अब क्या आया? एक्स की पावर 6 प्लस 1। फिर एक्स स्क्वायर 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर 4 से करना पड़ेगा, तो ऐसे आ रहा है। फिर आएगा प्लस एक्स की पावर 4, ये माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1। फिर माइनस एक्स स्क्वायर 4 लाने के लिए वही करना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ये कट जाएगा, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पूरा का पूरा वन टाइम ही आ गया भाई, पूरा ही कट गया। ठीक है, तो मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है। तो आंसर आ गया हमारा क्या? आंसर आया भाई एक्स की पावर 8 माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था? 2 एक्स स्क्वायर 5 भी चल रहा था। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. इसको कर लेते हैं कॉपी डाउन नीचे। अब लेकिन ए की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? ये तो गायब ही हो गया इसमें। और क्या दे रखा था हमें? और क्या दे रखा था हमें? स्टार्टिंग में अगर एक्स की वैल्यू ए निकालने के लिए और क्या कर सकते हैं हम? ए निकालने के लिए स्टार्टिंग वाले फंक्शन भी जाते हैं भाई, क्योंकि यहाँ से तो फंक्शन की वैल्यू आई है और कुछ तो आया नहीं, तो स्टार्टिंग वाले भी जाते हैं। ये मैं अगर नीचे लिख लेता हूँ, ये था हमारा ओरिजिनल जो इक्वेशन दे रखी थी। इसी को थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? इसने कहा था ये जो फंक्शन है, स्टार्टिंग में स्टेटमेंट पढ़ो, फंक्शन में क्वेश्चन में क्या गिवन था, अगर पढ़ो सारे, क्या गिवन है कि एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। इसने बोला था कि कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हर रियल वैल्यू के लिए, मतलब कुछ भी ले लो एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में लेट्स से हम पुट, क्योंकि ए तो फंक्शन में गायब ही हो गया, कांस्टेंट आ ही नहीं था, तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन थी उसमें ए था। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल टू 1। ऐसा करने से क्या होगा? ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं, समझ आ गया? अगर एक्स के लिए 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 1 से 1 सेम, लाइक लोअर और अपर लिमिट अगर सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 से 1 एफ टी डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट करी है? 1 पुट करी है, तो 1/8 1/3 प्लस ए, कितना हो गया भाई? 0 से 1 एफ टी डी टी। अब किसी को याद आ रहा है एफ टी डी टी की जगह और क्या लिख सकते हैं? एफ टी डी टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई? एफ टी डी टी को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं भाई। हमारा एफ एक्स तो फंक्शन आ चुका है ना, बिना लिमिट चेंज करे 0 to 1, टी की जगह अगर एक्स लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जो मैंने कहा था क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत रेयर कोई एक प्रॉपर्टी होती है जो कभी इस तरह से यूज होती है, तो एक्स की जगह टी की जगह रिप्लेस करके एक्स भी लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें कोई लाइक फर्क नहीं पड़ेगा। और एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है पहले से, कितनी आई है भाई? अभी हमने निकाला, ये रहा एफ एक्स, क्या निकाला था, कहाँ गया ये रहा, एफ एक्स की वैल्यू ये आई थी, तो ये आ गया 11/24 प्लस ए, काफ़ी लेंदी हो गया। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी भाई, बताएगा कोई? क्या आई थी? क्या आया था भाई? 2x की पावर 5, 2x की पावर 5, साथ में क्या चल रहा है? x8 माइनस एक्स एक्स प्लस x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 11/24 प्लस ए। अब भाई यहाँ से सॉल्व कर लोगे या कराऊँ आगे? हो जाएगा ना? अब तो भाई इसका इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x की पावर 13, 2 तो बाहर निकालो, x की पावर 13 माइनस क्या आएगा? x की पावर 11,
फिर x की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 5, इसका इंटीग्रेशन करना भी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन तो। यस सर। और x की वैल्यू क्या है, कैलकुलेशन छोटी रखने के लिए उन्होंने क्या करा, x की वैल्यू हमने क्या ली थी, 1 ली थी, तो 0 से 1 अगर इंटीग्रेट करें तो इजीली हो जाएगा ना सॉल्व। ठीक है भाई, -11/24 कर देना, ये तुम्हारा a आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई। यस सर। ठीक है, तो लेविन्स थ्योरम हमने लगाई इसमें। और दूसरा, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है तो किसी भी पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हैं ओरिजिनल इक्वेशन। तो एक्स की वैल्यू हमने 1 इसलिए पुट करी, ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू हमने 1 क्यों पुट करी, कुछ और क्यों नहीं करी भाई। ये वाला फंक्शन तो मुझे समझ में आ गया कि एफ एक्स की अगर वैल्यू निकल आई है तो मैं एफ टी डी टी को एफ एक्स डी एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। एक्स की वैल्यू 1 इसलिए पुट करी हमने कि एक तो ये वाला पार्ट तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा हमने गायब कर दिया। और 0 से 1 डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट करना बहुत ईजी है। क्लियर हो गया? सर अगर x को 0 पुट कर दे 0 पुट कर दें एक्स की जगह, तो फिर लेफ्ट साइड पे 0 हो जाएगा और राइट साइड पे तुम्हारा हो जाएगा फिर क्या, एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, तब भी आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, तब भी इवेल्युएट कर लेना, सेम आंसर आएगा। ये तो चॉइस के ऊपर है कि तुम्हें क्या लेना है। ठीक है, ओके सर। और ये डिवाइड तो सभी को समझ में आ गया ना भाई, डिवाइड कैसे कराया मैंने, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला करा किसी ने क्वेश्चन? कॉम्प्लेक्स नंबर वाला किसी ने क्वेश्चन किया था वाला? क्वेश्चन नंबर है 7th, जिसमें रोटेट कराए थ्रू एंगल 3π/2। ओके, मानसी का है डाउट, सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन। सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पे आ जाते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दे रखा था, नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी सेटिस्फाई द इक्वेशन। नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए बी सी, ए डॉट बी आपको 0 दिया हुआ है और बी माइनस ए का डॉट बी प्लस सी के साथ दिया हुआ है कितना, 0। ठीक है, और एक और कंडीशन दी हुई है कि 2 टाइम्स मॉड ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू बी माइनस ए का मॉड इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और इफ ए वेक्टर दिया हुआ है म्यू टाइम्स बी और प्लस 4c, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, तो हमें निकालना है, फाइंड करना है म्यू की वैल्यू। किसी का हुआ था भाई ये सॉल्व, म्यू की वैल्यू किसी ने किया है वाला क्वेश्चन, बताओ भाई, किसी ने सॉल्व करा था बेटा? किसी का नहीं हुआ? ओके, क्या करना है भाई इसमें, वेक्टर्स में वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज और क्या करना है। देखो ए डॉट बी का मतलब है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, बी माइनस ए प्लस बी डॉट सी दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, इसका अगर सॉल्व करना, थोड़ा सा इससे कुछ आइडिया लग रहा है कि भाई मॉड में दिया हुआ है रिलेशन, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें इधर, बताओ भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्या आएगा, 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, राइट। तो 4 टाइम्स बी प्लस सी का स्क्वायर क्या आएगा, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस का 2bc इक्वल टू में आएगा बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस का 2ba। अच्छा, बी ए को तो 0 लिख दूँ भाई, ए डॉट बी या बी डॉट ए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा, 4b² बचा, 4c² बचा प्लस का 8bc इक्वल टू में क्या, b² प्लस a²। ए का मॉड गिवन है, नहीं है, ए वेक्टर गिवन था लेकिन। अच्छा, एक ये इक्वेशन आ गई, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 3b² प्लस का 4c² प्लस का 8bc इक्वल टू कितना, a²। ऐसे ही छोड़ देते हैं इसे, अब आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ये रिलेशन को ऐसे ही छोड़ देते हैं फर्स्ट इक्वेशन।
अब आते हैं इस पे आते हैं, b माइनस ए डॉट बी प्लस सी 0 दिया होता, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, b माइनस ए डॉट है b प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ 0। ओपन करो क्या आएगा, b का स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस का ए बी और माइनस का ए सी, जिसमें से ए बी वाला पार्ट 0 है, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस का ए सी इक्वल टू 0। ये आ गई भाई दूसरी इक्वेशन वाली। अब क्या करें, इस वाली इक्वेशन से a इक्वल टू दिया हुआ था मॉड म्यू बी प्लस 4c दिया हुआ था, तो एक काम करते हैं यहाँ से, a की वैल्यू पुट करें या c की वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू पुट करेंगे तो भाई यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ जाएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर लिखा हुआ तो स्क्वायरिंग करनी पड़ जाएगी और लेंथी हो जाएगा। c की वैल्यू निकाल दो, a अगर लिखा हुआ है म्यू बी प्लस 4c, c की वैल्यू क्या आएगी भाई, a माइनस म्यू बी डिवाइड बाई 4, राइट। ये ठीक है, क्लियर है भाई। दोनों इक्वेशन में डाल दो c की वैल्यू, तो इसमें भी रखो इसमें भी रखो। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो रही है पर करना पड़ेगा, क्या करें, और कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही समझ में, ना ही मॉड दिए हुए किसी के। यूनिट वेक्टर तो नहीं बोले इसने भाई, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर नहीं बोला इसने, बोला नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ। तो 3b स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर कर लो भाई। अच्छा c का भी तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, चाहे e की वैल्यू पुट कर दो या c की वैल्यू पुट कर दो। तो चलो c की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या आएगा, या e की करूँ बताओ, a की करें c की करें, बोलो भाई किसकी वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू c की वैल्यू, बताओ भाई, a की वैल्यू पुट करें c की कर दें, a माइनस म्यू बी का डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस चल रहा है प्लस प्लस 8bc, मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बाकी इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं लग रहा। ए बी डॉट पर 0 है और कुछ बाकी तो यूज़ नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा, मतलब 2 इक्वेशन आएंगे हमारे पास जिसमें बी सी रह जाएगा या ई बी रह जाएगा, और फिर म्यू कंपैरिजन करके बोथ साइड सॉल्व कर देंगे। ये आ गया, होल स्क्वायर खोलो, इसका क्या आएगा, प्लस 4 16 आएगा, नीचे 4 का स्क्वायर और ऊपर आएगा a का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab म्यू, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि a भी 0 है। और बचा क्या, प्लस का 8b और c की वैल्यू फिर पुट कर दो, a माइनस म्यू बी डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या है, a का स्क्वायर एज इट इज। बड़ी बेकार सा क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन चल रही है इसमें। 1/4 a का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का, ये तो आएगा ही नहीं, चलो अच्छा हुआ 0, प्लस का 8ba, अच्छा ये तो काट दो पहले, 2 आएगा, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो 2ab आएगा ये लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ba करोगे डॉट प्रोडक्ट 0 है ba का, तो लिखो ही मत। माइनस का बचेगा सीधा क्या, 2 म्यू बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू चल रहा है a का स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया। अब एलसीएम ले लो सबका, क्या आएगा, 12 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का म्यू स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 8 म्यू बी स्क्वायर और 4a स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आओ भाई, सबको उधर ले जाओ, तो आएगा 3a स्क्वायर माइनस का 12b स्क्वायर और माइनस का म्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 8 म्यू बी स्क्वायर, ये आ गया भाई 0। ये मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। एक और इक्वेशन आई थी ना हमारी, क्या थी, एक और इक्वेशन क्या थी, सेकेंड वाली इक्वेशन, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस का ए सी इक्वल टू लिखा हुआ है 0। किसकी वैल्यू पुट करी हमने, सी की वैल्यू पुट करी है, सी की वैल्यू हटा दो यहाँ से भी, बी स्क्वायर प्लस बी, सी की वैल्यू क्या थी भाई,
सी की वैल्यू थी ए माइनस म्यू बी डिवाइड बाय 4, यही था। और माइनस का ए एज इट इज, सी की वैल्यू फिर दोबारा ए माइनस म्यू बी डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक भाई? Yes, sir. करो भाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 4b²। ये मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, बी आएगा 0, फिर आएगा माइनस का म्यू बी स्क्वायर, माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना ए डॉट बी 0 था तो वो लिखो ही मत, इक्वल टू 0। तो ये आ गया भाई 4b² माइनस का म्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो भाई, क्या आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4b² माइनस का म्यू बी स्क्वायर। ये कहाँ पे रख दो? थर्ड इक्वेशन में रख दो, इसको फोर्थ मान लो। ये ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है भाई यहाँ रख दो, क्या आएगा 3 टाइम्स 4 करोगे कितना हो जाएगा 12b² माइनस का 3 टाइम्स म्यू बी स्क्वायर, और आगे एज इट इज क्या है माइनस का 12b², फिर है माइनस का म्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सिर्फ बी वाली टर्म आ गई ना, शायद अब कुछ क्वाड्रेटिक या कुछ बनेगा और सॉल्व हो जाएगा इक्वल टू 0। कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं भाई? 12 ही कट गया, क्या बचा हमारा? एक जगह म्यू स्क्वायर आ रहा है, बाकी जगह अच्छा कॉमन ले लो, क्या कॉमन है इन सब में से? कुछ लाइक टर्म्स आ रही है, हाँ आ रही है भाई, ये दोनों लाइक टर्म्स आ रही है। कितना आ रहा है 8 म्यू बी स्क्वायर, सॉरी 8 कह रहा हूँ 5 आएगा म्यू बी स्क्वायर माइनस का म्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया? म्यू बी कॉमन है, तो क्या बचा 5 बचेगा और बी बचेगा साथ में, और माइनस का म्यू बी, राइट? ले लो बी स्क्वायर ही कॉमन ले लो ना फिर, तो बी भी नहीं बचेगा, ये आ गया इक्वल टू 0। क्लियर है सभी को? यस सर। अब Yes. अब हमें ये पता है कि म्यू तो एक कांस्टेंट है, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जो b का स्क्वायर है वो तो 0 नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला था नॉन जीरो वेक्टर है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बी स्क्वायर जो होगा वेक्टर का स्क्वायर वो 0 नहीं होगा, तो म्यू या तो 0 हो सकता है या फिर म्यू की वैल्यू पे 5 हो 5। सकती है। ऑप्शन थे, ऑप्शन था या अच्छा ये तो वो था इंटीजर वाला बेस था। तो क्या क्या आ रही है 0 और 5 आ रहा है। भाई एक ही आंसर होगा, 2 आंसर आए हमारे, तो कुछ रिलेशन देखो, कुछ रिलेशन देखकर हम बोल सकते हैं कि म्यू के बारे में 0 होगा या 5 होगा। कुछ ऐसा रिलेशन आया जिससे हम बता सकें कि म्यू की वैल्यू भाई 0 लेनी है या 5 लेनी है। इसको देखकर हम कुछ बोल सकते हैं, सी जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, कुछ और भी रिलेशन था क्या कहीं बना था हमारा? बस 0 और 5 दो आ रहे हैं, 0 लेना है 5 लेना है। कैलकुलेशन भी बहुत लेंथी होगी इसकी तो। किसी को समझ में आया भाई? और क्या हो सकता है 0 और 5 में से कौन सी एक वैल्यू लेंगे हम? कुछ रिलेशन बन रहा है भाई, समझ में आ रहा है? एक रिलेशन हमारा ये वाला बना था भाई, ये वाला देखो फोर्थ, ये वाला रिलेशन बना था। इसमें नोटिस करो सारे वेक्टर्स का स्क्वायर है इसमें, इसमें हमारा सारे वेक्टर्स का स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी 4b² माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ये आएगा ना? ये ठीक है भाई? यस सर। और यहाँ से हम कुछ बता सकते हैं म्यू के बारे में? अगर म्यू 0 होगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ दोनों वैल्यूज ले लो ना, यहाँ से पता लग जाएगा भाई। म्यू की वैल्यू अगर 0 होती है तो फिर क्या आएगा 4b² इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ना? ये तो
और अगर म्यू 5 लेते हैं तो क्या आएगा, 5b² इक्वल टू 4b² माइनस का a², यानी कि a² की वैल्यू आ जाएगी -b²। ये पॉसिबल नहीं है ना भाई, समझा है? यस सर। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम बता सकते हैं, तो बहुत ही घटिया और वाहियात क्वेश्चन है भी, कुछ कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा है इसमें, कैलकुलेशन करवा रहा है इतनी सारी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई म्यू की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो a² यानी कि a² मतलब मॉड a का स्क्वायर, तो यानी कि जो मॉड स्क्वायर होगा a का स्क्वायर वो पॉजिटिव होगा, और आप वो कह रहे हो कि नेगेटिव होगा मॉड b के स्क्वायर के, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई, यानी दोनों लाइक वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एक दूसरे का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए म्यू की वैल्यू 5 को इग्नोर करेंगे और आंसर फिर 0 होगा, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है 4b² इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, यस। ठीक है। हाँ मतलब बेकार क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं, वैसे ही मतलब बेफालतू में कुछ मतलब कैलकुलेशन करवा रहे हैं। वेक्टर का मतलब इसमें दूर दूर तक कोई काम नहीं आया, बस एक डॉट पर 0 था, तो वो बस जहाँ पर भी डॉट भी आ रहा था वो 0 लिख रहे थे, बाकी इधर उधर मैनिपुलेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है ना, मेनली ऐसा लगता है कि सॉल्व तो हो ही जाएगा, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं समझ आ रही क्वेश्चन, तो छोड़ देना, मतलब ऐसा नहीं कि इस पर अटक ही जाओ, करते रहो 5-10 मिनट 15 मिनट। ठीक है, क्लियर यस है? नेक्स्ट बताओ। कुछ कॉन्सेप्ट के लिए कुछ और दिया भी नहीं होता कि वेक्टर के बारे में, और कुछ कुछ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कर हम सॉल्व कर लें, कुछ ऐसा था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। बताओ बताओ नेक्स्ट। एक और था वेक्टर का भी, वो करा था, कौन सा था क्वेश्चन? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन था एक, 13 क्वेश्चन, ये करा था सभी ने भाई। A B C D 4 वेक्टर्स हैं, और कहा हुआ है कि B×C डॉट A×D प्लस C×A। ये शायद मैंने क्लास में शायद डिस्कस भी करा था ऐसा ही कुछ रिजल्ट, कि आप इसको मैनिपुलेट करके थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, क्या क्या लिख सकते सर हो। किया था ये वाला। आंसर आया था, क्या आया था इसका आंसर, क्या आया था इसका? शायद 0 आया था। ठीक है, हो गया था, चलो बढ़िया। बाकी सभी का आया था भाई, या डिस्कस करूं, बताओ। सर हो गया था। सर हो गया था। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। ठीक है, 0 तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नॉन जीरो है, नन ऑफ दीज होगा यानी फिर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट एक था 3D का था, अनयूजुअल सा, मतलब आते नहीं ऐसे पेपर में। क्वेश्चन था सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5th, XY में रिफ्लेक्ट करा है पॉइंट। हो गया था सभी का? क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, P पॉइंट है 1 2 3 रिफ्लेक्टेड इन XY प्लेन, ये वाला करा था भाई सभी ने? ये बताओ, डिस्कस करूं या हो गया था बेटा? सर बता दो। द पॉइंट P 1 2 3। अच्छा, रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए, मतलब अगर तुम विजुलाइज कर पा रहे हो तो क्वेश्चन ईजी है, अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो इसमें कोई फॉर्मुला ट्रिक काम नहीं करेगा भाई। जो फॉर्मुला तुमने इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन वगैरह कुछ जो भी पढ़ा है वो यूज ही नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल सा ऐसा है कि विजुलाइज अगर कर पा रहे हो कि इमेज कैसे निकलती है, रिफ्लेक्शन कैसे होती है, तो समझ में आ जाएगा। अब 2D में तो बहुत ईजी होता है, 2D में हमें पता होता है कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कैसे लेनी है, वाई वाले के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो बस नेगेटिव बना दो, और अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो एक्स के कोऑर्डिनेट फ्लिप कर मतलब नेगेटिव कर दो, बहुत ईजी हो। तो ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो भी पता है तुम्हें, फर्स्ट में तो थर्ड में आ जाएगा, सेकंड में तो फोर्थ में आ जाएगा। जब 3D में आता है तो थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, इसका फिगर भी लाइक बनाओगे तो लाइक रफली बनाओगे आप, मतलब वो ढंग से समझ मैं समझाऊंगा तो मुझे लाइक विजुलाइज कराना पड़ेगा कि देखो ऐसे बनेगा, तो थोड़ा सा विजुलाइज करना क्वेश्चन को। पहले इसने फर्स्ट फर्स्ट बोला है कि एक P पॉइंट है 1 2 3 रिफ्लेक्टेड इन XY प्लेन, तो कोई मुझे बताएगा XY प्लेन के अंदर रिफ्लेक्शन क्या होगी इस पॉइंट की? उसको वो कह रहा है Q होगा, इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो Q पॉइंट है।
तो अगर 1 2 3 एक पॉइंट है तो उसकी एक्स वाई में रिफ्लेक्शन क्या होगी? अब इसको विजुलाइज करने के लिए मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि आप अपने मान लो एक कमरे के अंदर एक पॉइंट है, उस कमरे में एक पॉइंट, मतलब मैं ऐसे मान रहा हूँ एक 1 2 3 एक पॉइंट है, एक्स वाई में रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, एक्स वाई को ऐसे सोचो, तुम्हारा जो फ्लोर है वो एक्स वाई प्लेन है तुम्हारा, और जो लाइक वर्टिकल लाइन है वो तुम्हारी क्या है, जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई तुम्हारा जो फ्लोर है वो एक्स वाई प्लेन हो गया तुम्हारा, उस मतलब फ्लोर में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो मतलब वो जो पॉइंट कमरे में है वो कहाँ होगा, नीचे वाले कमरे में होगा, राइट? समझ में आया? समझ में अभी सभी को मैं क्या सर बोल रहा हूँ? 1 2 -3 1 2 -3, वेरी गुड। तो जो मैंने भी बोला कि आपका जो रूम में एक पॉइंट है, उसका जो एक्स वाई फ्लोर के अंदर रिफ्लेक्शन माने, मतलब अगर फ्लोर को मिरर माने तो उसकी रिफ्लेक्शन नीचे वाले कमरे में होगी। अब नीचे वाले कमरे में क्या हुआ, एक्स और वाई तो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुए, एक्स और वाई तो मतलब वही पॉजिटिव के पॉजिटिव रहेंगे, जेड जो ऊपर था वो अब नीचे चला गया उतना ही, तो क्या हो गया -3। ये समझ में आया अभी काव्य ने कैसे बोला -3? बोलो भाई सभी को आया समझ में, क्यू पॉइंट का 1 2 -3 कैसे हुआ? यस सर। काव्य ने तो आगे, काव्य ने तो बताया, बाकी सभी को आया बेटा समझ में? ये बताऊं दोबारा, क्लियर है सभी को? अक्षिका, Yes, sir. अमित क्लियर बेटा? ठीक है वैशाली क्लियर है? अच्छा अब आता है, अब उसने कहा कि ये जो क्यू पॉइंट है, देन द इमेज, ये जो क्यू आया पॉइंट, इसको क्या करा हमने, रोटेट करा है, रोटेट बाय 180 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। अब ये थोड़ा सा और ट्रिकी है कि कैसे रोटेट करें। पहले तो समझो रोटेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे ये है तो इसको रोटेट करने का मतलब है ये हुआ 180 डिग्री रोटेशन, और फिर एक और बार घुमा दोगे तो 360 रोटेशन हो जाएगा, ठीक है? तो हाफ रोटेट करा, मतलब ऐसे सोचो जैसे सर्कुलर में ऐसे घुमाते हैं किसी को, तो आधी बार रोटेट करा है। किस एक्सिस कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैं फिगर दिखाऊं तो मैं कुछ ऐसा होगा, यानी कि हमारा पॉइंट है 1 2 -3, 1 2 -3, लेट से मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मान लेता हूँ, ये है जेड मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं वाई, इसे मान लेते हैं एक्स, ठीक है? अब जो पॉइंट है हमारा वो है 1 2 -3, तो 1 लेट्स से 2 और -3, मैं ये पॉइंट मान रहा हूँ क्यू 1 2 -3, ठीक है भाई? ये जो मैंने क्यू पॉइंट बनाया ये फ्लोर के ऊपर ही बनाया, ऐसे इमेजिन करो ये नीचे है, मतलब नीचे वाले लाइक कमरे में, ठीक है? क्लियर है भाई सभी को? ये क्लियर है? यस सर। अब इस पॉइंट को ऐसे करो, एक्स एक्सिस में 180 डिग्री घुमा दो, तो इमेजिन करो ये पॉइंट मैंने क्या बोला कहाँ पर है। अब घुमाने में वो प्रॉब्लम आएगी तो पहले समझ लो, विजुलाइज तभी कर पाओगे। ये क्यू पॉइंट तुम्हारा कहाँ पे है, जो फ्लोर के नीचे वाला जो कमरा है उधर है ये पॉइंट, और इसको आप क्या कर रहे हो, 180 डिग्री घुमा रहे हो। तो सोच के देखो ये पॉइंट कहाँ जाएगा। तो इस पॉइंट को पकड़ो और पूरा एक सर्कल ना घुमाकर आधा सर्कल, सेमी सर्कल तक घुमा दो इसे। तो किसी को समझ में आया ये पॉइंट कहाँ जाएगा? अभी नीचे वाले कमरे में रहेगा या ऊपर वाले कमरे में आ जाएगा ये? बताओ भाई। नहीं आया समझ में? ऐसे समझो, ये क्यू पॉइंट इस कमरे में, ठीक है? मतलब नीचे वाला रूम है, ये वाला रूम 1 है, ये रूम 2 है ऊपर वाला, ये रूम 3 है, ये रूम 4 है। ऐसे मान लो ये 4 रूम जुड़े हुए हैं 3D में। तुम्हारा पॉइंट अभी यहाँ पर है नीचे, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 180 डिग्री घुमाना है। तो 180 डिग्री घुमाने में ये पॉइंट कहाँ जाएगा, समझ में आ रही है बात? R3 R3 में आ जाएगा, बहुत अच्छे। ये सभी को आएगी समझ में? अब इसको ऐसे मत सोचो, इसको ऐसे मत सोचना कि सर ने R3 में कैसे पहुंचा दिया, 180 डिग्री में तो R1 R4 में आएगा। ऐसे स्ट्रेट लाइन में सोचो, ये 3D फिगर है, मतलब ये जो मैंने रूम बनाए हैं, मतलब वो रूम में जो दिखा रहा हूँ ये तो 2D फिगर दिखा रहा हूँ मैं, बट इसको इमेजिन ऐसे करो 3D है। मतलब आप इमेजिन तभी कर पाओगे जब आप ऐसे सोचोगे कि ये जो क्यू पॉइंट है ये एक नीचे वाले रूम में, उस नीचे वाले रूम से ऐसे सर्कल घुमाना है। सर्कल घुमाओगे तो पूरा का पूरा क्यू पे ही आ जाएगा वहीं पे। तो तुम्हें सिर्फ 180 डिग्री घुमाना है। तो 180 डिग्री घुमाने में क्या होगा, पहली बात तो ये जो पॉइंट है ये एडजेसेंट वाले रूम, एडजेसेंट रूम के ऊपर वाले रूम में आ जाएगा। बात समझ आई? तो फिर इसके कोऑर्डिनेट बता दो भाई क्या होंगे।
उसने बोला फिर इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो पॉइंट हमने रोटेट किया उसके पॉइंट हमने माने आर माना है इसने, तो आर के कोऑर्डिनेट बताएगा कोई क्या हो जाएंगे, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अभी बताओ। -1 -2 -1 -2 पक्का भाई। सबसे पहले x की वैल्यू क्यों चेंज होगी भाई, सोच के देखो ना, x जो है वो पीछे थोड़ी ना चला गया पॉइंट, यहाँ थोड़ी ना गया भाई, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस है, तो x क्यों चेंज होएगा भाई, x का साइन तो वही रहेगा, बात समझ में आई भाई, x का साइन तो वही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, नहीं समझ आया। सर 180 करने पर पिछली तरफ जो चला जाएगा फिर दोबारा तभी तो कह रहा हूँ नहीं समझ में आया देखो, ये जो क्यू पॉइंट है, ये जो फ्लोर है ना, ऐसे समझो देखो, अब देखो अब जब समझ में आ जाएगा ना तुम्हें लगेगा यार कितना इजी था, जब तक वो विजुलाइज नहीं कर पा रहे समझ नहीं पा रहे हैं, तुम्हें ये पॉइंट तो समझ में आ गया, क्यू जो है वो रूम के मतलब जो फ्लोर था उसके नीचे है पॉइंट, ये तो समझ में आ गया तुम्हें। तो लेट से ये तुम्हारा फ्लोर है, ये थोड़ा सा जो मैं शेड कर रहा हूँ ग्रीन वाला, ये तुम्हारा फ्लोर है, इसके नीचे है क्यू पॉइंट। अब ऐसे सोचो, जब इसको 180 डिग्री घुमाया तो 180 डिग्री घुमाने में क्या होगा, ये पहली बात तो ये आगे चला जाएगा, आगे वाले रूम में चला जाएगा, तो आगे वाले में जो नीचे वाला रूम है उधर नहीं आएगा, उससे भी ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले रूम में आ जाएगा। तो ये बात समझ गए आप, बताओ भाई। नहीं आया समझ में, सर एक बार रिपीट करना। दोबारा सुनो, ये क्यू पॉइंट ऐसे जब तक तुम 4 रूम इमेजिन नहीं करोगे ना आएगा नहीं समझ में। ऐसे सोचो ये 4 रूम जुड़े हुए, मतलब ये जो क्यू पॉइंट है नीचे वाले रूम में, उसके फ्लोर के ऊपर एक रूम है, मतलब ऊपर नीचे 2 रूम हो गए, क्यू पॉइंट जिस रूम में उसके ऊपर एक रूम है, ये वाला एक्स वाई एक्सिस वाला जिसका फ्लोर है, फिर उससे आगे नीचे वाला एक रूम है और उसके भी एक और ऊपर रूम है, ऐसे 4 रूम सोचो, 4 रूम पड़े हुए, ठीक है। अब जब हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होगा, वो नीचे वाला जो क्यू पॉइंट है, 4 रूम है ना, तो 4 रूम में वो क्या होगा, घूमकर 2 रूम शिफ्ट हो जाएगा, कैसे, क्यू वाला आगे वाले जो नीचे रूम जो बॉटम वाला रूम है आगे वाला, उससे भी एक ऊपर वाले रूम में आ जाएगा, ये बात समझ में आई हो? बोलो भाई, नहीं आया समझ में? यार मैं 3D फिगर कैसे बनाऊं इसकी, ऐसे सोचो, मैं ऐसे बना देता हूँ, 2D फिगर बना देता हूँ, देखो ये 4 रूम, देखो ध्यान से देखना, ये 4 रूम है, खिड़की जो बनाई है 4 रूम की तरफ से सोचो, 3D फिगर मैंने बनाई है, ठीक है। तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर है, ये समझ में आया? यस सर। अब इसको घुमाओ, सोचो कैसे घूमेगा। अब इसको अगर आप 180 डिग्री घुमाओगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये यहाँ आ जाएगा, इस वाले रूम में आ जाएगा, ये समझ में आया? 180 डिग्री यार, ये तो 2D में भी समझ में आता सर है। ये जो रूम की वो है बीच वाली लाइंस, वो एक्सिस है। नहीं उनको उनको तो इमेजिन समझो ही मत, मैं तो अभी तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये घूम के कैसे शिफ्ट हो रहा है, ये बात इतनी समझ लो, फिर वो समझ में आ जाएगा। तुम इस क्यू पॉइंट को इमेजिन करो, ये क्या होगा जब 180 डिग्री घूमेगा, तो 180 डिग्री घूमने में क्या होगा, आगे वाले रूम में चला जाएगा, मतलब जिस रूम में था उससे आगे वाले में चला जाएगा और फिर ऊपर भी आ जाएगा, ये बात समझ में आई? क्योंकि इसके बाद दोबारा अगर 180 डिग्री घुमाओगे तो दोबारा घूम के यहाँ आ जाएगा, देखो आधा सेमी सर्कल घुमा दिया मैंने, दिख रहा है? अरे भी दिख रहा है, रोटेशन समझ में आ रही है भाई? आपको 180 डिग्री घुमाना है तो सेमी सर्कल घुमाओगे ना आधा, तो दिख गया, समझ में आ गया, यहाँ जाएगा। सर इस प्लेन में घुमा रहे हैं हम। यार प्लेन तो चेंज हो जाएंगे, रूम ही चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप सोचो किसी चीज को हवा में घुमा रहे हो, आप ऐसे सोचो 3D में घुमा रहे हैं हम, तो 3D में घुमाने में मैं तुम्हें सिर्फ विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ कि ये जो क्यू पॉइंट है ये इस रूम में था, मतलब ये ऐसे बिल्डिंग सोचो, ये बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में क्यू दिख रहा है तुम्हें कहाँ पर है भाई, लेफ्ट वाले बॉटम वाले रूम में, आगे वाला एक रूम है जो नीचे वाला ये वाला रूम, इसके ऊपर एक रूम है और फिर इसके लेफ्ट में यहाँ पर एक ऊपर रूम है। तो जब आपने 180 डिग्री घुमाया तो क्यू क्या होगा, आधा सर्कल घूमेगा, तो आधा सर्कल में घूमने पे क्या होगा, पहले राइट वाले रूम में चला जाएगा, फिर उससे ऊपर वाले रूम में आ जाएगा, ये बात समझ में आई? सर मतलब जैसे टेबल पर पेन रखा हो ऐसे घुमाया। यार वो तो 2D में घुमा रहे हैं, वो 2D में घुमा रहे हैं, अब 3D में घुमाया जा रहा है, तो 3D में घूमने पर वो प्लेन पर ही नहीं घूम रहा, वो ऐसे हवा में घूम रहा है, जैसे मेरा हाथ है देखो,
अब जो मैंने इसमें घुमा रहा हूँ मैं, इसको जो मैं घुमा रहा हूँ वो ऐसे सोचो ये 3D वाला मैंने सर्कल घुमाया, 3D वाला सर्कल घुमाने पे क्या हुआ, क्यू पहले आगे चला गया, आगे वाले रूम में चला गया और फिर उससे ऊपर वाले रूम पे आ गया, ऐसे हुआ है। और फिर एक और 180 डिग्री घुमाओगे तो ऊपर वाले रूम से लेफ्ट वाले ऊपर रूम में आ जाएगा और फिर नीचे वाले रूम में आ जाएगा, ऐसे 360 घूम रहा है, समझ में आया? यस सर। अब अगर ये समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब देखो क्या हुआ, एक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट खुद बताओ, चेंज होगा नहीं सर होगा? पर ये नहीं आ रहा समझ कि मतलब 3D में घुमाया वो तो पता चल गया, पर जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया तो वो कैसे घूमा? यार ऐसे घुमा रहे हैं, देखो ये एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे। अब आ रहा है समझ में? एक्स एक्सिस को एक्सिस मान लो, मतलब ये सोच लो क्यू जो पॉइंट है वो तुम्हारी अर्थ है और अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे लाइक घूम रही है, समझ में आया? यस सर। अब आगे समझ में, 3D में घुमा रहे हैं तो एक्स एक्सिस दिख रही है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने में क्या हुआ, पहले वो राइट में आगे चला गया, राइट के बाद ऊपर आ गया, ऐसे हो रहा है, समझ में आया? हाँ सर आ गया समझ, एक्स सेम रहे। बस हाँ, तो एक्स तो वही सेम रहेगा, वो मतलब वो कहाँ चेंज हुआ, एक्स तो वही का वही है, तो एक्स तो वही रहेगा हमारा। 1 आ गया, तो मैं इसलिए बोला था 3D में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर इमेजिन कर पाओगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो आएंगे नहीं। तो 1 का 1 रहेगा। मुझे बता दो, क्यू पॉइंट नीचे बॉटम वाले रूम में था, राइट आगे गया, अभी भी बॉटम है, फिर लेकिन ऊपर भी आ गया, तो अब उसका वाई क्या हो जाएगा, वाई में चेंज होगा या नहीं होगा? वाई तो आगे चला गया ना, मतलब इधर वाला अगर वाई एक्सिस था, पीछे वाला तो नेगेटिव होगा ना। ये क्लियर है सभी को? वाई नेगेटिव समझ में आया भी सभी को? बोलो भाई। सर रिपीट करना। यस सर। रिपीट कर देता हूँ। फिर दोबारा देख लो, हम सबसे पहले वही कैसे घुमा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। तुम इस पॉइंट को जब तक इमेजिन नहीं करोगे आएगा ही नहीं समझ में। इस पॉइंट को इमेजिन करो और एक्स एक्सिस के अबाउट 3D वर्जन ऐसे घुमाओ उसको 3D में। तो जब 3D में घुमाएंगे इसे हम, तो क्या होगा, ये जो क्यू पॉइंट था यार नीचे वाले रूम में था, जब 3D में आधा सर्कल घुमाएंगे तो ऐसे सोचो, आधा सर्कल घुमाने पे क्या होगा, जो पॉइंट है वो आगे रूम में जाकर ऊपर वाली लाइक जो छत के ऊपर लाइक रूम है उसमें चला जाएगा, आगे वाले में। बात समझ में आई? तो ये जो आर पॉइंट है ये अब क्या होगा, पहली बात ये समझ में आई कि आर जो पॉइंट होगा, सर्कल आधा सेमी सर्कल घुमाने पर जो क्यू पॉइंट हमारा बॉटम वाले नीचे वाले रूम में था, वो राइट के बॉटम से टॉप वाले ऊपर वाले रूम में आ जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अब y जो x का कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज नहीं हुआ, दिख रहा है तुम्हें, x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो x तो वही का वही रहेगा। y जो है वो y, ये वाला जो पॉइंट था पहले q, उसका y क्या था, पॉजिटिव था, मतलब y जो है ये मैंने ये डायरेक्शन बताई, ये पॉजिटिव है, और जो पीछे वाला होगा ये y नेगेटिव है। तो तुम्हें तो दिख गया कि ऊपर चाहे आ गया z पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन y तो पीछे चला गया नेगेटिव की तरफ, तो -2 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? यस। और जो z है बता दो क्या हो जाएगा, z पहले नीचे था वो पॉइंट, अब तो ऊपर आ चुका है, ऊपर वाले रूम में आ चुका है, तो z +3 हो जाएगा। यस यस। सर। बस खत्म हो गया यार, इतना ही है, अगर ये समझ पा रहे हो तो। अभी मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहे हो हाँ, या समझ में आ गया, विजुलाइज कर लिया अभी तुमने हाँ कि ऐसे कैसे करा सर? सर अब आ गया, पहले नहीं आ रहा। हाँ, वो मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, फिर तुम खुद सोचोगे समझोगे तभी आएगा। वो मैं लाइक दिखा तो नहीं पा रहा हूँ ना 3D लाइक कि कैसे मैं घुमा रहा हूँ उसे, तो उसको समझो, मतलब यही मैं बोल रहा था। जो रोटेशन है 90 डिग्री या क्या कहते हैं 180 डिग्री, अब मान लो 90 डिग्री है, मैं तुम्हें फिर दोबारा एक चीज़ समझा रहा हूँ, देखो क्या है। तुम ऐसे सोचो, ये जो क्यू पॉइंट था ये तुम जहाँ पर जिस रूम में बैठे हो उससे नीचे वाले रूम में, ऐसे सोचो, तब समझ में आएगा। फिर जब आप 90 डिग्री घुमाओगे तो कहाँ चला जाएगा ये वाला पॉइंट, आगे वाले रूम में चला जाएगा, नीचे ही रहेगा लेकिन आगे वाले रूम में चला जाएगा, जहाँ पर तुम्हारे रूम के जो नीचे वाला रूम है उससे राइट में जो रूम है आगे की तरफ उसमें चला जाएगा। 180 डिग्री घुमाने पे क्या होगा, उसके ऊपर वाले रूम में आ जाएगा। 270 घुमाने पर तुम्हारे जो ऊपर रूम है उसमें आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से घुमा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, ये वाले पॉइंट में 1 जो था 1 का 1 ही रहेगा, x तो में x में कोई चेंज नहीं होगा। y जो होगा वो आगे की तरफ, मतलब इस तरफ अगर लेफ्ट साइड पे हम मान रहे थे y पॉजिटिव है, तो पीछे की तरफ y क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो गया। और z क्योंकि नीचे था क्यू पॉइंट का, अब वो ऊपर आ चुका है तो z पॉजिटिव हो गया। तो अब वो कह रहा था कि इस r पॉइंट से क्या निकालना था भाई, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ही भूल गए, क्या था भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि ये जो r पॉइंट है
फाइनली आर इज ट्रांसलेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस थ्रू अ डिस्टेंस डी। अच्छा उसने बताया नहीं कि कितना डिस्टेंस मूव किया, आर पॉइंट आ गया 1 - 2 3, उसको ट्रांसलेट किया इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ डी एंड प्रोड्यूस, और एक इमेज बना दी, क्या एस बना दिया, क्या 1 3 3, और वो कह रहा है डिस्टेंस बता दो। तो यार ये तो निकाल लोगे ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, कुछ भी नहीं है तो हो गया। कितना आएगा 1 - 1 0, -2 - 3 5 का स्क्वायर 25, 3 - 3 0, कितना आ गया भाई 5 यूनिट्स। तो उसको कितना ट्रांसलेट किया होगा 5 डिस्टेंस 5 यूनिट ट्रांसलेट किया होगा वाई एक्सिस का। क्लियर है? यस सर। ठीक है, खत्म हो गया। ये तो वैसे ही दिख रहा है, देखो ये खुद कह रहा है, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। -2 से आपने 3 पर ले आए उसे, एक्स और वाई, एक्स और जेड में कोई चेंज नहीं करा, तो इसका मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, मतलब आगे लेके जा रहे हैं। और कितना यूनिट लेके गए, -2 से 3 लेके 5 ही लेके गए। ये तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला बिना लगाए भी पता लग रहा है। क्लियर है सभी को? यस सर। ये भी अनयूजुअल क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें लग रहा होगा 3D ऐसे तो करे ही नहीं थे हमने। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन इस वाले टेस्ट पेपर में थोड़े से वियर्ड है, बट ठीक है, कर लो, अच्छा है तुम्हारा, लाइक वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। और बताओ, नेक्स्ट भाई। अच्छा एक क्वेश्चन था, बाइनोमियल एक्सपेंशन नेगेटिव जब पावर होती है, किसी ने करा था इस ऑप्शन? ए यस प्लस सर। बी एक्स की पावर क्या दी हुई थी भाई, -2 दी हुई थी, और इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, और दे रखा है बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका ऐसा है भाई 1/4 माइनस का 3x, फिर डॉट डॉट डॉट। तुम्हें ये तो पता होगा कि जब भी नेगेटिव पावर होती है तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी, कोई बताएगा कितनी होती है? सर उसमें वो लगता है बाइनोमियल ऑफ एनी इंडेक्स, हाँ और लेकिन इनफाइनाइट तक जाती है। हाँ मतलब इस वाले का कोई nth टर्म तक नहीं होता, जब नेगेटिव पावर इस तरह से आ जाएगी या फ्रैक्शन में आ जाएगा, अगर प्रॉपर पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर जो लाइक एक्सपेंशन होगा वो इनफाइनाइट सीरीज तक चलता है। तो हमें सारे के सारे लाइक कितनी टर्म्स आती है क्या आती है वो लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसका एक फॉर्मूला है, 3 4 जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ये लिख लो भी, नहीं लिखे हो तो। सर इसमें बस ए कॉमन लेके बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हो। हाँ, लेकिन मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ये लर्न कर लोगे तो इस लाइक इन एक्सपेंशन से ही हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादातर जब भी आएंगे तो ये वाले फॉर्मूले पे बेस्ड आएगा। 1 + x की पावर -1, 1 - x की पावर -1, 1 + x की पावर -2, और 1 - x की पावर -2। बस इतना, ये 4 लर्न कर लो, दैट्स इट, इन्हीं पे आएगा बेस्ड। बड़े वाले में कैलकुलेशन बहुत वियर्ड हो जाती है तो देगा ही नहीं, आते भी नहीं। 1 माइनस, मैं डेराइव करा दूंगा वैसे कि कहाँ से डेराइव हुआ ये फॉर्मूला। 1 - x + x² - x³ ऐसे ही डॉट 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 चलता रहेगा, -1 की पावर n, बीच में कोई टर्म आएगी, और r मान लो, और x की पावर r। अगर नेगेटिव है पावर, मतलब सॉरी ऑड है पावर, तो नेगेटिव आएगा उसके साथ, नहीं तो पॉजिटिव आएगा। माइनस वाले में क्या होगा, सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ -x से, तो इस बार तो सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है? स्क्वायर वाला अपने आप ही प्लस आएगा। ठीक है भाई, ये तो देखो और भी ईजी हो गया, ऐसे चलता रहेगा, और ये डॉट डॉट है, मतलब x की पावर r के बाद भी चलता रहेगा, ये तो मैंने बीच में कोई टर्म लिख दी है। फिर ऐसे ही ये तीसरे वाला, इसका एक्सपेंशन आएगा 1 - 2x, फिर आएगा +3x², फिर आएगा -4x³, ऐसे ही डॉट 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 चलता रहेगा। इस वाले में क्या हो जाएगा, सारे प्लस हो जाएंगे, 1 + 2x +3x² +4x³ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लिख लिया भी सभी ने फॉर्मूले चारों? यस सर। सभी लिख ली? अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्वेश्चन था भाई हमारा? अब इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला बताओ लगाऊं कैसे। यहाँ पर तो लिखा a + bx की पावर -2, तो a कॉमन ले लूं भाई, 1 बनाना है ना, तो 1 बनाने के लिए मैं a को कॉमन ले सकता हूँ। अगर a को अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा बताओ ब्रैकेट में, फिर अगर a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? हाँ 1 + 1, a कॉमन ले लिया, लेकिन a के और -2 आएगा बाहर है ना, तो 1 + b/ax की पावर -2, तो ऐसा आ गया 1/a², 1 + b/a की पावर ax की होल पावर -2, ये आ गया। अब इसका एक्सपेंशन बता दो, इस पूरे को x मानकर जल्दी से, क्या आएगा? कितनी टर्म लिखनी है उसने, कितनी टर्म्स दी है भाई? उसने दिए सिर्फ 2 ही टर्म, तो तुम भी सिर्फ 2 ही टर्म तक एक्सपेंड करो, 1/4 - 3x। तो इसका एक्सपेंशन बताओ क्या होता था, 1/a², तो ऐसा कैसे रहेगा? इसका एक्सपेंशन बता दो, कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें से? 1 - 2b/ax। तो आएगा 1 माइनस, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस है तो 1 - 2, और x की जगह पूरा का पूरा आएगा
बस डॉट 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 छोड़ दो, आगे कुछ मत करो, इक्वल टू 1/4 माइनस 3x डॉट डॉट डॉट। तो पहली दो टर्म कंपेयर करनी है, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। दो वेरिएबल्स के लिए कितनी इक्वेशन होनी चाहिए मेरे पास? दो ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 1/a² इज इक्वल टू कितना है 1/4, और आपका -2bx/a³ इक्वल टू कितना है माइनस का 3x, माइनस माइनस कट, x भी उड़ा दो, यहाँ से भाई a की वैल्यू आ गई, a² आया 4, तो a की वैल्यू होगी या तो 2 होगी या फिर -2 होगी। अच्छा, अगर a की वैल्यू 2 लेते हैं, a की वैल्यू 2 लेने से b कितना आएगा? b आएगा 3a³ डिवाइड बाई 1, तो 3a³ आएगा, तो 3 टाइम्स 2 का क्यूब कितना हो गया 8 3 जा 24, है ना। और अगर -2 लेते हैं तो, अगर a की वैल्यू हम लेते हैं -2, तो क्या आएगा b की वैल्यू? b इक्वल टू आएगा 3a³। अच्छा, एक 2 और रह गया डिवाइड में, सॉरी 2 भी आएगा डिवाइड में, ये 2 वाला, ये वाला 2 था ना, ये 2 डिवाइड में भी जाएगा, ये मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ से आएगा b12 आएगा, और यहाँ से आएगा 3 - 8 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा -2। तो भाई a की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो b12 आएगा, a की वैल्यू -2 लेते हैं तो b -12 आएगा। क्या पूछा था क्वेश्चन में? अच्छा, उसने क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, दो आंसर आए हैं, पर उसने बोला है वेयर, ए बोला है उसने ग्रेटर देन 0 वाला ही लेना है। तो ए ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि ए की वैल्यू 2 होगी, तो बी की वैल्यू क्या होगी भाई? फिर समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. यस ठीक है, तो नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए बस ये सिर्फ लर्न कर लो, ये 4 फॉर्म। बाकी एक जनरल टर्म वाला और फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, और नेक्स्ट क्लास में बता देना, मुझे याद दिला देना, समझा भी दूंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट भाई एक था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाला, वो सभी का हो गया था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A × A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। कर लिया था सभी ने? अच्छा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता दो, कर लिए थे सभी ने? द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, द सम ऑफ हुज डिजिट इज इवन वाला, ये करा था सभी ने? सर शायद किया था, पर मेरे को अच्छे से याद नहीं। याद नहीं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रोबेबिलिटी का भी था मेरे ख्याल से, उसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही लगाना था। तो ये क्वेश्चन दिया था, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जिनमें सम ऑफ हुज डिजिट्स, जिसकी सारे डिजिट का सम इज इवन। भाई सारे डिजिट का सम इवन होना चाहिए, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे? तो कैसे करें इसको भाई? स्टार्ट बताओ क्या करें। अब मुझे ये पता है कि अगर तीनों की तीनों डिजिट ऑड होंगी तब तो कभी इवन आएगा ही नहीं, तो या तो सारी की सारी इवन होंगी, तो केसेस बनाने पड़ेंगे। बताओ क्या क्या केस बन सकता है? केस 1 जल्दी से बताओ, सारी की सारी इवन भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों डिजिट इवन। और केस सेकंड बताओ, केस सेकंड क्या होगा? बोलो भाई। एक तो सारी की सारी डिजिट जब इवन होंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? इवन आएगा, सारी डिजिट टू ऑड वन इवन। ऑड इवन इवन, पर ऐसे भी हो सकता था इवन ऑड इवन, और ऐसे भी हो सकता है इवन इवन ऑड। क्लियर है? और कोई केस याद आ रहा है? और कोई बनेगा? नहीं बनेगा ना No. भाई। हमने दो इवन एक ऑड लेकर भाई 3 ही पोजीशन आएंगी, तो तीनों की तीनों कर दी, और तीनों की तीनों इवन, और तो कुछ आएगा ही नहीं। अब तीनों इवन, तो बताओ मुझे। अच्छा, इसने ये तो नहीं बोला कि रिपीटेशन है या नहीं, बोला था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट सर नंबर। 2 4 3 से तो ऑड आएगा। 2 4 2 4 3। अच्छा इवन बोला था यार, तो 2 इवन 1 ऑड थे ना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। 2 ऑड होंगी 1 इवन होगी, है ना? यस सर। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया। ऑड 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 इवन ऑड ऑड, नहीं पहले इवन रख देते हैं, इवन ऑड ऑड, सॉरी। ठीक है भाई। अच्छा, इसने ऐसा तो नहीं बोला कि रिपीटेशन होगा नहीं होगा, तो एज्यूम क्या करेंगे, रिपीटेशन है या नहीं बताओ? जब इसने होगा। कुछ बोला ही नहीं। हाँ, तो मैंने बोला था कि भाई अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ बताया नहीं उसने, तो मान के चलते हैं कि भाई जो नंबर हम बना रहे हैं उसमें 5 5 2 ऐसा भी आ सकता है, तो हम मान के चलेंगे रिपीटेशन है, क्योंकि जिसने बोला ही नहीं तो रिपीटेशन मान लेते हैं। कहीं सोचो कि रिपीटेशन नहीं है, ध्यान रखना है, जब नहीं मेंशन हो तो ध्यान रखना रिपीटेशन लेकर चलोगे आप।
हाँ, लेकिन अगर वो डिजिट बोल देता कि यही डिजिट यूज करनी है तो फिर उसका मतलब हो जाता कि फिर रिपीटिशन नहीं होगा, जो डिजिट दे रखी है उन्हीं में से लेना है और वो सारी फिर डिस्टिंक्ट नहीं होगी। तो ये रिपीटिशन वाले में गड़बड़ नहीं करनी। अब बताओ फर्स्ट ऑप्शन के लिए कितने केस बनेंगे? इवन कितनी इवन होती है भाई? 0 2 4 6 8। अब इसमें प्रॉब्लम है कि जीरो भी है, पहली डिजिट जीरो भी नहीं होगी। 1 3 5 7 9, 5 डिजिट ऑड है, 5 डिजिट इवन है। लेकिन जब मैं तीनों इवन रखूंगा तो पहले वाले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे मेरे पास? 4 वेरी गुड। नेक्स्ट फिर 5 5 रिपीटिशन अलाउड है, फिर रिपीटिशन अलाउड है। कितने आगे भाई? 20 25 400 आ गए, ठीक है 100। नेक्स्ट नेक्स्ट का बताओ जल्दी से। ऑड वाले के लिए, ऑड वाले में तो जीरो नहीं है तो 5, फिर 5 और फिर अब इवन वाले के लिए कोई प्रॉब्लम तो ना, अब जीरो आ भी जाए तो 125, ठीक है। नेक्स्ट 5 5 और ये भी 5, कितने हो जाएंगे? 125। और इसका कितना आएगा? इवन आ गया तो इसमें 4 आएगा, 5 5 है ना 100। Yes, sir. टोटल कितने होंगे भाई? 450 300 400 450, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को? यस सर। ऑप्शन था क्या? ऑप्शन था 450, हाँ 450, हाँ ऑप्शन है, ठीक है। एक और था प्रोबेबिलिटी वाला, किसी को याद आ रहा है क्या था प्रोबेबिलिटी वाला? क्वेश्चन नंबर मिला किसी को क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी का भी था ना ही कैसे? क्वेश्चन था 5 डिजिट नंबर बनाना है, हैविंग ऑल द डिजिट 19 क्वेश्चन। 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और उसने बोला डिजिट कौन सी यूज करनी है? डिजिट यूज करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई जीरो यूज नहीं करना, इन्हीं डिजिट को यूज करना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सारे डिजिट होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी बोलिए, probability that number formed is either begins with odd or ends with odd डिजिट। वो कह रहा है या तो जो नंबर बिगिन होगा 5 डिजिट वाला नंबर, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो या तो ऑड वाले डिजिट से बिगिन होना चाहिए या एंडिंग जो होनी चाहिए वो ऑड डिजिट से होनी चाहिए। अच्छा बीच में और लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? और का मतलब ये होता है कि सिर्फ पहली ऑड होगी तो दूसरी वाली लास्ट वाली जो डिजिट है वो ऑड नहीं हो सकती, या वो भी अलाउड हो इसमें? अलाउड। कोई और का मतलब, क्योंकि इसने एंड नहीं बोला, एंड बोल देता तो ये डिफरेंस आ गया। अब कई बच्चों को लगेगा कि सिर्फ यही बात है कि या तो पहले वाला ऑड होना चाहिए और या आखिरी वाला, दोनों नहीं होने चाहिए। तो ये बात कंफ्यूजन क्लियर कर लो। मतलब हिंदी में और का मतलब क्या होता है हमारा कि दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। इंग्लिश में और का मतलब होता है या, ठीक है ना। तो एंड लिखा होता तो इसका मतलब होता कि पहली वाली भी डिजिट कह रहा है और लास्ट वाली डिजिट भी और कह रहा है, लेकिन इंग्लिश में अगर और लिखा है तो उसका मतलब है या। हिंदी में जो हम या बोलते हैं, ये हिंदी वाला और नहीं होगा, हिंदी वाला और तो फिर एंड हो जाता है। तो और का मतलब है भाई पहली डिजिट ऑड हो, लास्ट वाली डिजिट ऑड नहीं हो तो चलेगा, लास्ट वाली डिजिट ऑड हो, पहली वाली डिजिट ऑड नहीं हो तो भी चलेगा, और लास्ट वाली और पहली वाली दोनों डिजिट ऑड हो वो भी चलेगा। तो ये 3 केस बनाओगे तुम, तो बताओ कि क्या क्या बनेगा इसमें। केस 1 में हम कह रहे हैं पहला ऑड से हुआ स्टार्ट, बीच में कोई भी डिजिट होगी और लास्ट में मैंने ले लिया इवन। फिर केस सेकंड होगा इवन, कितने मैंने ज़्यादा डिजिट कर दी क्या? 5 डिजिट का था ना, 3 और यहाँ पे ऑड कर दिया, और लास्ट केस 3 भाई ऑड, ठीक है भाई। ये 3 केस आएंगे ना, और ये मैंने अलग अलग केसेस बनाकर सॉल्व क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मिक्सअप ना हो जाए, मतलब ऐसा ना हो पहले वाले केस में कुछ सेकंड वाले केस वाले भी काउंट हो जाए, समझ आ रहा है? इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट इस तरह से बनाकर कर दिया, तो इसमें अब काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले वाले का बताओ क्या आएगा? रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ऑड डिजिट है कितनी? 1 2 3 4 5, 5 ऑड है, और इवन कितनी है? 1 2 3 4, 4 है जीरो को छोड़ के, चलो। और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो पहले वाला डिजिट बताओ, ऑड डिजिट पहले कितने प्लेसेस से फिल कर सकते हैं? 5 इंटू मल्टीप्लाई में पहले इवन वाला कर दो, फिर इवन वाला, इवन कितनी डिजिट है? 4, इसकी जगह 4 लिख दो पहले। अब बताओ बाकी प्लेसेस पे क्या क्या लिखूं?
अब नेक्स्ट वाली जो डिजिट होगी अब वो उसमें मैटर नहीं करता, वो ऑड आ रही है, इवन आ रही है, रिपीटेशन लाउड नहीं है। कितनी डिजिट खर्च हो चुकी है, मतलब कितनी डिजिट यूज अप हो चुकी है? 2 2 डिजिट यूज अप हो चुकी है। टोटल 9 थी, 9 में से कितना बचेगा? 7, 6, 5। बताओ भाई, किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट। इवन कितनी है? 4। ऑड कितनी थी? 5। कितनी बचेंगी? 7, 6, 5। फिर ऑड कितनी है? ऑड थी भाई 5, 5 और यहाँ पर 4। अब 2 डिजिट यूज हो चुकी हैं, 7, 6, 5। क्या सारे सेम आ रहे हैं क्या? सारे 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 सेम आ रहे हैं क्या? 4 आ रहा है सब में, 2 बार 5 आ रहा है, 1, 6 एक साथ, ये तो पागल बना रहे हैं। तो यानी 3 केसेस ट्रिपल ही कर दो ना, इसका बस खत्म हो गया। तो 4, 5, 6, 5 एक और बार है और फिर 7 है। और इंटू में क्या कर दो? 3 कर दो, क्योंकि 3 बार एक सेम सेम आ रहे हैं केसेस। डिवाइड बाय टोटल, टोटल आउटकम कोई बताएगा कितने होंगे? 5 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 9 इंटू क्या होगा? 9 इंटू 8 इंटू 0 तो है नहीं कोई, पहले वाले के लिए कोई लिमिटेशन भी नहीं है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 डिजिट होगी। 5 डिजिट हो गई। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं कम करता जा रहा हूँ, तो बस काट दो। अच्छा, सॉल्व मत करने बैठ जाना कि जैसे पहले वाले का हमने प्रॉपर पूरा आंसर निकाल दिया बड़ा सा, फिर नीचे वाले का प्रॉपर आंसर निकाल लिया, फिर काटने बैठ गए, टाइम वेस्ट होगा। वैसे ही कट रहा है बहुत कुछ। 5, 6, 7, 5, 6, 7, 4 से ये कट गया, 2, 3 से ये कट जाएगा और 3, तो क्या आ गया आंसर भाई? 5 डिवाइड बाई ये 5 बचा और ये बचा 6। ठीक है भाई, फिर सभी को Yes, sir. यस सर। बाकी भाई जितने हो सकते हैं और ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें से लाइक बड़े थोड़े से लाइक वियर्ड थे, जैसे एक वाला वेक्टर वाला जो क्वेश्चन था, ऐसे ही 2-4 और क्वेश्चन दिख रहे हैं जिसमें लाइक कैलकुलेशन ज़्यादा है बट कॉन्सेप्ट कम यूज़ हो रहा है। ठीक है, पर जितने चैप्टर तुम कर चुके हो, मतलब अब जो पेपर जो तुम जितने भी टेस्ट दे रहे हो उसको ऐसे इवेलुएट करो भाई कि जैसे तुमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया है, वेक्टर 3D कर लिया है, प्रोबेबिलिटी कर लिया है। ठीक है, तो जो जो चैप्टर तुम्हारी कमांड स्ट्रांग होगी और जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई यार इसके अब हमारा अच्छी तरह से प्रिपरेशन होगी, तो टेस्ट में उसके क्वेश्चन चेक करो कि वो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। मतलब वो तो ऐसा होना चाहिए कि वो वाले क्वेश्चन तो पक्का निकले तुम्हारे। फिर तुम्हें बाकी टेस्ट पेपर में जो चैप्टर लगते हैं कि यार अभी वीक है या जिसका क्वेश्चन पढ़ा और समझ में आया कि यार कॉन्सेप्ट ढंग से हमारा क्लियर नहीं हुआ है, तो उसकी फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री बोला था, फिर मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नेक्स्ट क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वो उससे रिलेटेड कुछ क्वाड्रिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्वाड्रिक में जैसे लाइक टॉपिक यार अगर मैं बताऊं, अब सारे लाइक चैप्टर्स के टॉपिक तो हम रिवाइज नहीं कर सकते, टाइम नहीं इतना। तो क्वाड्रिक में क्वाड्रिक इक्वेशन वैसे तो तुम्हें पता है, रूट्स का नेचर पता है तुम्हें, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कंडीशन पता है। एक आता है लोकेशन ऑफ रूट, कि भाई अगर मैं बोल देता हूँ कि एक रूट दोनों रूटों, मतलब अगर मैं कह देता हूँ कि कोई एक ऐसी वैल्यू निकालो जिसमें लोकेशन ऑफ रूट में क्या था कि हम कुछ ऐसी वैल्यू बोल देंगे कि इन दो रूटों के बीच में आता है, या मैं कह दूंगा कि जो रूट होना चाहिए, जो वैल्यू है वो दोनों रूट से बड़ी होनी चाहिए, या पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे हमारे लाइक हमें पता है कि भाई एक क्वेश्चन था भी इसमें तुम्हारे पेपर में, क्या था क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि फाइंड करो ए की वैल्यू जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे गिवन है, 2x² माइनस का a-1 टाइम्स x प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, लोकेशन ऑफ रूट के लिए ना बहुत सारे वो बुक्स में देखोगे या कोई समझाता तो वो फॉर्मूले रटवाते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन है, ये होगा ऐसा कंडीशन है। अगर समझ के कर लोगे तो वो रटने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि 3 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना, 3 जो है उन दोनों रूट्स के बीच में आता है। तो पहली बात मेरे को क्या देखकर समझ में आता है कि 2 लिखा है x² के साथ, तो इसका जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा? अपवर्ड वाला बनेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। फिर उसने कहा कि 3 लाइज करता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये बात भी क्लियर हो गई भाई, जो 2 रूट होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे। ये बात भी समझ में आई? यस सर। अच्छा, 3 अगर उन दोनों रूट के बीच में आता है, तो 3 मान लो यहाँ पर है, तो ये बात भी क्लियर हो गई भाई कि 3 यहाँ पर कहीं होगा। और सबसे पहले डी पर कंडीशन बता दो, डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो पहला तो ये आ गया इनइक्वालिटी। तो जब तुम डी निकालोगे उसमें ए की फॉर्म में एक इनइक्वालिटी बन जाएगी, मतलब ए वेरिएबल है ना, तो ए की फॉर्म में एक इनइक्वालिटी यहाँ से बन गई हमारी। अच्छा, और क्या कंडीशन? सिर्फ इतना ही देखकर छोड़ दें? नहीं भाई, और भी f कंडीशन of देखनी 3 is पड़ेगी। less than 0। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। हमने देखा जहाँ पर 3 है वहाँ पर अगर मैं f3 की वैल्यू निकालूंगा
तो वही वो साफ दिख रही है कि भाई वो F3 यहाँ पर आएगा और ये क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0। तो F3 लेस देन 0 रखकर ये इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर ली। और कुछ समझ में आ रहा है? बस और कुछ जरूरत है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। अच्छा, एक और मैं लगा सकता हूँ। इसका जो वर्टेक्स होगा वो होता है -b/2a कॉमा -d/4a, तुम्हें पता ही वाला भी। तो इसका मुझे -d/4a क्योंकि नीचे है तो लेस देन 0, a पॉजिटिव है, तो यार इससे तो देखो मतलब बेफालतू में हम काम कर रहे हैं, तो फायदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि a जो पॉजिटिव है तो ये आ गया, और ये तो फिर यही नहीं बन गई, क्योंकि जब नेगेटिव साइन हटाओगे तो d ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो जो मैं सोच रहा था वर्टेक्स से मैं कुछ अलग इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा, ये इनइक्वालिटी अलग निकाल लूंगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उससे। तो 3 चीजें ये याद रखो, F की वैल्यू मतलब F3 जैसे बोल दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, और वर्टेक्स देख लो। बस ये 3 बातें याद रखो, वर्टेक्स, डी वाली कंडीशन, और जो तुम्हारा फंक्शन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कि भाई वो पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। ठीक है, यस सर। ये तीन बातें लेकर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो जो जितने भी लोकेशन वाले रूट्स वाले होते हैं। कंडीशन रटोगे तो मैं समझा तो दूंगा, पहले तो क्लास में लाइक पूरा क्लास में ये चलता रहेगा, मैं कराऊंगा, फिर वो मैं कंडीशन रटवाता रहूंगा तुम्हें कि भाई ऐसे है तो ऐसे लो, ऐसे है तो ऐसे लो। और उसमें गारंटीड बोल रहा हूँ, कभी भी याद नहीं रहती सारी की सारी, मतलब अगर समझ में आ गया तभी वो याद होती, नहीं तो याद ही नहीं होती। और मैंने बता ही दिया, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई? यस सर। यस चलो, थैंक यू ऑल बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री अपना अच्छी तरह से लाइक रिवाइज करना। हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और सॉल्यूशन की लाइक नंबर ऑफ सॉल्यूशन कभी कभी आ जाता है ग्राफ से एनालाइज करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं मिक्स्ड, वो करेंगे। ठीक है बेटा? Yes. फिर ट्रिको Thank you, करने sir. का तो हम कॉम्प्लेक्स, फिर ट्रिको करने का तो कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। ओके, थैंक यू। और जो मैंने बोला चैप्टर जितने भी टेस्ट दे रहे हो उसमें तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए यार, जो चैप्टर तुम्हारे कमांड होगी जिसमें स्ट्रांग हो गया तो उसमें भाई नंबर आने चाहिए तुम्हारे, ताकि तुम्हें ये हो कि हाँ भाई ये चैप्टर हमारा अच्छी तरह से हो गया, तो तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है बेटा? चलो, थैंक यू ऑल बेटा। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय।